रहीम बेटा 10th क्लास का आज का हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है, 7-8 नंबर का पेपर पक्का है, तो इससे सो मच इम्पॉर्टेंट। और इस बार तो आप लोगों के वो भी नहीं होने ना प्रैक्टिकल, तो सारा कुछ थियोरी पे ही डिपेंड करते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे बेटा दैट इज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टार्ट करेंगे मैन एंड हिज इन्वायरमेंट से, और सबसे पहले वी विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज द इन्वायरमेंट। तो बेटा अगर मैं इन्वायरमेंट को कहूँ तो हम कहेंगे इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में वो फैक्टर, बेटा देखें मेरे सराउंडिंग में ये कुर्सी भी है, ये वाली चीज़ भी है, ये डस्टर भी है, मार्कर्स भी हैं, पर ये मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। और मेरे जो सराउंडिंग है उसमें एक गाय है, एक भैंस भी बैठी है, एक बकरा भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जिंदा चीज़ें हैं। सिमिलरली हवा, ये हवा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए कम हो जाए तो इट अफेक्ट्स मी, इट इज़ गिविंग मी समथिंग एंड इट इज़ टेकिंग समथिंग फ्रॉम मी। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के गिर्द द डिफरेंट फैक्टर्स, हम कहेंगे फैक्टर्स या इन द सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम बात करें, ये जो फैक्टर्स है ना बेटा, ये जिंदा भी हो सकते हैं, और ये यानी जिंदा हूं तो इनको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर्स, और नॉन लिविंग हूं तो इनको हम कहते हैं एबियोटिक फैक्टर्स। एबियोटिक फैक्टर तो सिंपल आग, मिट्टी, हवा, पानी है, रोशनी, ये वो चीजें हैं जो जिंदा चीजों को अफेक्ट करती हैं, पर ये खुद जिंदा नहीं। एक बात और याद रखिएगा, आपने कभी भी इनको मुर्दा नहीं कहना। मुर्दा उस चीज को कहते हैं जो पहले कभी जिंदा थी, यानी डेड इज कॉल्ड समथिंग दैट इज नाउ नॉन लिविंग बट एक जमाने में ये जिंदा था, जिस तरह हम जिंदा चीजों की कोई डेड बॉडी हो। तो लेकिन अगर जो आग, मिट्टी, हवा, पानी, इनको हम डेड नहीं कहेंगे, इनको हम बेजान यानी नॉन लिविंग कहेंगे, ये कभी जिंदा थे ही नहीं, इनएनिमेट थे। समझ आ गई जनाब? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो एबियोटिक कंपोनेंट्स को तो अभी हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं करने वाले, ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप ऑलरेडी कुछ पढ़ आए हैं, कुछ आप आगे मजीद पढ़ते रहेंगे। पानी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है, रोशनी, वाटर, ऑक्सीजन, हवा यानी कि, तो इसके मिट्टी में से हम कैसे जिंदा चीज़ें उगती हैं, ऑल दैट सारा कुछ हम जो बात करेंगे वो बियोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बियोटिक कंपोनेंट्स बेटा, ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इनको हम यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मुझे सिर्फ बताना था कि ये फैक्टर जिंदा भी हो सकते हैं और ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अब ये तो आपको, और बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी। समझ आ गई जनाब? तो दी वो वाली ब्रांच जिसमें किसी चीज के, किसी जिंदा चीज के अपने, मतलब मेरा अपने माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट हाउ मच आई डिपेंड अपॉन माय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है मैंने अभी बता दिया, सही है। सो द स्टडी, हम कहेंगे द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर environment is called ecology या environmental biology। यहां तक इसका हिस्सा नहीं था लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये तो अभी हम बात करेंगे कि लेवल्स ऑफ, ये पॉपुलेशन से शुरू होता है लेवल, इंडिविजुअल से फिर पापा हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बस समझाना चाहता था, वो बेटा आपको शायद समझ आ गई है, ये 2-3 डेफिनेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरा इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है, हाउ मच आई डिपेंड अपॉन माई इन्वायरमेंट, हाउ मच माई इन्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन मी। जो मेरे गिर्द जिंदा चीजें हैं वो मुझ पे कितना डिपेंड करती है, और मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और फिर मैं, ये तो बायोटिक के साथ मेरा रिलेशन हो गया, एबायोटिक के साथ भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि मैं अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट से क्या लेता हूं और अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट को क्या देता हूं।
समझ आ गए बात के? तो ये हो गया बेटा द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी, यानी मैं अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता हूं, मैं अपने इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देता हूं, मैं फूड लेता हूं, वेस्ट मटेरियल देता हूं, है 100 बातें हैं जी। तो ये वाली बातें हमें लग गई पता। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जो देखें, इससे इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल से नहीं होता, मैं खुद एक इन्वायरमेंट नहीं हूं, मेरी एक स्पीशी है यानी एक पॉपुलेशन है। तो लेवल्स का मतलब ये होता है हम छोटे इन्वायरमेंट का सबसे छोटा छोटा पार्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखेंगे, या ऊपर सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर यहां से लेकर हम एक तरह के इंडिविजुअल्स यानी एक तरह की स्पीशी के ग्रुप की तरह हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको एक और डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूं। वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द स्पीशी। वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नहीं है, वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नहीं है, पर आपको पता होनी चाहिए। वो डेफिनेशन मैं इसलिए जरा सेपरेट लिख देता हूं, दैट इज द स्पीशी। तो अगर आपको पता है इसकी डेफिनेशन तो आप जानते हैं दैट इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can interbreed naturally and produce fertile offspring। यानी इन्वायरमेंट के ये ऐसे जानदारों का ग्रुप हो जो कुदरती तौर पे आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फिर बाद की बातें। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होते हैं वो उनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी आप जनरल बात बस याद रखें कि अगर आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फिर आपको समझ आ जाएगी यस कि ये जैसे मर्जी चाहे इंटरब्रीड करे या ना करे, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड हैं, उनसे अलग है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज दी दे कैन नॉट इंटरब्रीड। समझ आ गई? तो स्पीशी क्या है? स्पीशी इज द ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अलग डेफिनेशन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहला इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है बेटा पॉपुलेशन, यानी सबसे छोटा लेवल। सही है? और इसको हम डिफाइन कुछ आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहते हैं दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ये ग्रुप है एक ही इंडिविजुअल्स का, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, इन द सेम टाइम, इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। इसका मतलब यह है कि एक जगह पर एक टाइम में एक ही स्पीशी के कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम एक बात करें कि एक जंगल है, या एक जंगल ना सही तो हम अगर बात करें तो एक इलाका है, छोटा सा एरिया है, जिसके अंदर अगर इंसानों की तादाद देखी जाए तो वो 1000 है फ़र्ज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि 1000 उस जगह पे उस वक्त में इंसानों की पॉपुलेशन है, आबादी है। इसमें से एक इंसान निकल जाएगा तो वो 999 हो जाएगी, और अगर कोई एक इंसान आ जाएगा तो वो 1001 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक ही स्पीशी के ग्रुप को कहते हैं, एक ही स्पीशी का ग्रुप। अगला जो लेवल है ना, वो इसी डेफिनेशन को आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी दोबारा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें ना तो हम इसको आम जुबान में कहते हैं, दूसरा जो लेवल है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। और कम्युनिटी को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी एक नहीं, एक स्पीशी का ग्रुप नहीं, मुख्तलिफ स्पीशीज के ग्रुप जब इकट्ठे रह रहे हो, डिफरेंट पॉपुलेशंस अकरिंग टुगेदर, इंटरैक्टिंग टुगेदर। ये अब अगर आप इन लफ्जों को, ये समझे कीवर्ड्स है, इनको आप याद कर लें
तो आप समझ आ जाएगी व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी हम कहते हैं दिस इज दी, अगर इस तरह बात करें तो एक जंगल एक कम्युनिटी होता है जिसमें इंसानों की भी पॉपुलेशन हो सकती है, गाय की भी पॉपुलेशन हो सकती है, हिरणों की भी पॉपुलेशन हो सकती है, परिंदे फला परिंदों की अलग अलग पॉपुलेशन भी हो सकती है। हर एक स्पीशी की अपनी अपनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट, तो अगर आप इसी डेफिनेशन को इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या तो ये सेम स्पीशीज है ना, डिफरेंट स्पीशीज एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात वो है इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उनका आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन है, कोई किसी की खुराक बनता है, कोई किसी को खुराक बनाता है, कोई दो मिलके रहते हैं, कोई दो लड़ पड़ते हैं, कोई दो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को मार के खाते हैं, कोई दो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ये सारे रिलेशनशिप इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर जो भी इंटरेक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगला जो, यानी इसमें एक स्पीशी के ग्रुप था, इसमें डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप हैं। तो अगर आप उस पूरी डेफिनेशन को लिखना चाहें, द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उसको अगर आप यहां पे इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंट पॉपुलेशंस अकरिंग टुगेदर इंटरेक्टिंग टुगेदर। इंटरेक्शन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में शायद। तो ये हमें दूसरा इसका कंपोनेंट, दूसरा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल भी पता लग गया। तीसरा होता है बेटा इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है ना, अगर आपको मैं एक बात बताऊं इकोसिस्टम क्या होता है, तो अगर मैं कीवर्ड बताऊं ना तो हम कहेंगे कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। यानी कम्युनिटी तो कम्युनिटी होती है, यानी ये सारी, इनके साथ यहां तक अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ जिंदा चीजों को पढ़ा है, यानी बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा है, एबायोटिक फैक्टर्स को जमा नहीं किया। तो इकोसिस्टम के अंदर अगर हम इन दोनों को जमा कर देते हैं तो हम कहेंगे दिस इज द व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर हम पूरा डिफाइन करें तो हम कहेंगे इन्वायरमेंट का वो पार्ट जो अपने अंदर रहने वाले सारे जिंदा जानदारों की सारी जरूरियात को पूरा कर सकता हो, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मसलन समंदर का इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है जी। तो हम अगर आप वैसे करें तो आप कहेंगे द असेंबलेज ऑफ द कम्युनिटीज एंड एबियोटिक फैक्टर्स कंबाइन करके दैट इज दे मेक एन इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होता है खुदा के हुक्म से, यानी उसके अंदर बस सूरज की रोशनी आती है और कुछ भी नहीं आता, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही फूड बनती है, उसके अंदर ही कंज्यूम होती है, उसके अंदर ही चीज़ें मरती हैं, उसके अंदर ही दफन हो जाती हैं, खाई जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दोबारा नई चीज़ें बनती हैं। सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहता है। कभी कोई समंदर से मछली आई है कि भाई मुझे 2-3 रोटियां दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसे तो नहीं ना। तो इट्स डिफरेंट। वो यानी अगर हम डिफाइन करें इसको तो वो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। दैट इज द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट विच कैन फुलफिल ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट से मुराद फूड एंड शेल्टर है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है कि भाई इंटरनेट भी लगवा दो और जैकेट्स भी ले दो लाइक दिस, ये नहीं। ठीक है, गाड़ी भी ले दो। तो डिफरेंट व्हाट वी से दैट the self-sustaining unit of the environment that can, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह को हम थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं, ये वाले को हम बाद में पढ़ लेंगे। तो हम क्या कहते हैं जी, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हम कहेंगे सेल्फ सस्टेनिंग, INING, sustaining unit of environment which can fulfill all the basic requirements of its inhabitants। inhabitants मतलब जो उसमें रहते हैं। It is formed by, आप ये भी साथ लिखेंगे, it is formed by community combined, communities combined with abiotic components। सही है। अब आखिर में जो आखिरी सबसे बड़ा लेवल होता है दैट इज द बायोस्फीयर लेवल। बेटा उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को अगर आप बस एक तरह से ये इस तरह डिफाइन कर लें
कि सारी दुनिया की सारी, देखिए एक इकोसिस्टम मतलब वो तो समंदर का इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इसी तरह खुशकी का इकोसिस्टम, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, लेकिन अगर आप सारी प्लेनेट की सारी कम्युनिटीज को जमा करें और हर वो चीज जिसमें नेचुरली तौर पे कोई जिंदा चीज रहती है या रह सकती है उसको जमा करें, कंबाइन करें, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। The part of the earth inhabited by all living organisms, जिसमें यानी इसमें सारे के सारे इकोसिस्टम भी कंबाइन हो जाएंगे, हम कहेंगे the part of the earth which is inhabited by all the living organisms on this planet, that is called biosphere। ये समंदर की तहों से लेकर हवा की बुलंदियों तक है, लेकिन अगर ये इतना छोटा है कि अगर हम जमीन को एक सेब समझें, सेब का जितना छिलका है वो इतना वो बायोस्फीयर है, जिंदगी सिर्फ इसमें सस्टेन हो सकती है। यानी जमीन का हर वो हिस्सा जहां कुदरती तौर पे कोई जिंदा चीज रहती है या रह सकती है कुदरती तौर पे, दैट इज इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। सही है। तो बेटा ये था हमारे लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली वीडियो के अंदर हम अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।